गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है करोड़ों रुपए की रजिस्ट्री रद्द कराने का केस लड़े मात्र 2000 रुपए की कोर्ट फीस में। सुहाद्र सिंह विरुद्ध रणधीर सिंह लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। आज हम इसी वीडियो के टाइटल पर चर्चा करेंगे। इसमें हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि अगर आपने खुद रजिस्ट्री पर दस्तखत किए हैं, मतलब आप एग्जीक्यूटर हैं, आप निष्पादक हैं, तब आपको इस केस का लाभ किस प्रकार से नहीं मिलेगा। और यदि आपने रजिस्ट्री पर दस्तखत नहीं किए हैं, आप नॉन एग्जीक्यूटर हैं, आप निष्पादक नहीं हैं, आपके आपके पिता या भाई ने या अन्य ने उस संपत्ति को विक्रय किया है, तब आप इस लैंडमार्क जजमेंट का फायदा किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इस महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। साथ ही इस जजमेंट में कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा आई वी और सी, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनको मैं जजमेंट के अंदर से पढ़ के आपको जानकारी दूंगा। ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपके लिए ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है। ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। अब मैं आपको आगे की जानकारी, लैंडमार्क जजमेंट की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। सर, कंप्यूटर स्क्रीन पर करोड़ों की रजिस्ट्री रद्द कराने की कोर्ट फीस मात्र 2000 में लड़े केस, सुहाद्र सिंह विरुद्ध रणधीर सिंह। अब हम मुद्दे की बात पर चलते हैं। आइए साथियों, पिता और भाई अक्सर चुपके से जमीन, संपत्ति, मकान बेच देते हैं, और अगर आप उस रजिस्ट्री के पक्षकार नहीं हैं, यानी आपने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं, तो आप उसे रद्द कराने की जरूरत नहीं है, कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ घोषणा, डिक्लेरेशन की मांग कीजिए कि वह रजिस्ट्री आप पर बाध्यकारी नहीं है। नतीजा क्या होगा इसका? आपको करोड़ों की एड वलोरम फीस नहीं देना होगी, सिर्फ फिक्स्ड फीस, कोर्ट फीस पर आप केस लड़ सकेंगे। ये फिक्स्ड फीस क्या होती है सर? ये कोर्ट फीस एक्ट 1870 में इसको बताया गया है। जो विवाद न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में यदि दावा पेश किया जाता है डिक्लेरेशन का, डिक्लेरेशन क्या होती है सर? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि उसका कोई लीगल राइट्स है तो उसकी घोषणा न्यायालय में लगाकर उसके अधिकार की घोषणा का दावा लगा सकता है। इसे ही डिक्लेरेशन का दावा कहते हैं। यदि यह व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में पेश किया जाता है तो वह 500 रुपए नियत की गई है। ये मैं मध्य प्रदेश के अनुमान से आपको बता रहा हूं। ऑल इंडिया में भी कुछ डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, आप उसको आपके हिसाब से समझ लें। यदि व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 के न्यायालय में पेश किया गया है तो 1000 रुपए फिक्स्ड फीस है डिक्लेरेशन की, और जिला न्यायालय में आप पेश करते हैं तो वहां पर 2000 रुपए फिक्स्ड फीस है। अब यहां पर जो मैंने आपको कहा कि करोड़ों की संपत्ति का मात्र 2000 में, क्यों? क्योंकि यदि आपकी संपत्ति 2 करोड़ रुपए की है तो आपको जिला न्यायालय में पेश करना होगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए से ऊपर के जो संपत्ति मूल्य के बाद है उनका जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को दिया गया है, तो वहां पर 2000 रुपए नियत की गई है फीस। इसलिए मैंने वीडियो के टाइटल में शब्द इस्तेमाल किया है कि मात्र 2000 रुपए में आप लड़े कोर्ट फीस। कोर्ट फीस पे आपका मुकदमा, यदि आपकी 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए से कम है, 5 लाख रुपए से ऊपर किंतु 1 करोड़ रुपए से कम है, तो व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 को इसका क्षेत्राधिकार दिया गया है। और यदि 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से कम है तो व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 को इसको सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया गया है। उसी क्रम से ये फीसें आपको अदा करना होगी। जिस भी न्यायालय में आप पेश करेंगे उसके हिसाब से आपको कोर्ट फीस वहां पर देना होगी। अब हम उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं कि यदि आपने रजिस्ट्री पर दस्तखत नहीं किए हैं और यदि आपने रजिस्ट्री पर दस्तखत किए हैं तो क्या आपके ऊपर कानूनी इसका असर पड़ेगा। इसमें मैं आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी जो दे रहा हूं सर, आप देख रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट है 29 मार्च 2010 का ही है। सुहाद्र सिंह, इसको सरदूल सिंह बनाम रणधीर सिंह और अन्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह वही ऐतिहासिक फैसला है जिसे कानूनी गलियारों में सुहाद्र सिंह बनाम रणधीर सिंह 2010 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप ये मान के चले कि ये जजमेंट एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, मतलब आप आपके जजमेंट में यदि आपका प्रकरण भी इसी प्रकार का है और आपको एड वलोरम कोर्ट फीस से जूझ रहे हैं तो आप कोर्ट में जजमेंट का हवाला देकर जज साहब से निवेदन कर सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इस रजिस्ट्री में मैंने ना तो दस्तखत किए, ना मैं पक्षकार हूं, इसलिए मैंने इसको शून्य घोषित करने का दावा लगाया है और ये रजिस्ट्री मुझ पर बंधनकारी नहीं है। इसलिए मैं फिक्स्ड कोर्ट फीस 2000 या 1000 या 500, जिस भी न्यायालय में आप पेश करेंगे, जिस भी श्रेणी के, तो ये मेरी फीस है सर, इस पे मेरा दावा स्वीकार किया जाए। तो लैंडमार्क सिद्धांत आपको वहां बड़ा महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाएंगे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए, पहले में जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने खुद किसी रजिस्ट्री पर दस्तखत किए हैं, आप एग्जीक्यूटर हैं, तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं।
और उसके बाद फिर इस जजमेंट के अंदर उन मुख्य तथ्यों को भी मैं आपको पढ़कर बता दूंगा, जिससे आपको महत्वपूर्ण लाभ प्रदान होगा। इस प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दस्तावेज के निष्पादक, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटर, और गैर निष्पादक मतलब नॉन एग्जीक्यूटर के बीच अंतर को स्पष्ट किया। नंबर एक हम देखेंगे, अगर आपने खुद रजिस्ट्री पर दस्तखत किए हैं तो इसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि अगर आपने खुद कोई रजिस्ट्री की है और अब आप उसे रद्द मतलब आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो आपको संपत्ति के बाजार मूल्य, जिसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं, पर एड वलोरम कोर्ट फीस यानी पूरी कोर्ट फीस देना होगी। मार्केट वैल्यू क्या होती है सर? मार्केट वैल्यू, जैसे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं किसी प्रॉपर्टी का, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत खरीदी बिक्री हमने की, हम उसको रजिस्ट्री करवाने के लिए रजिस्ट्री के करने वाले सब प्रोवाइडर जो है सर्विस प्रोवाइडर संपदा 2.0 पर उनके पास हम जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट के पोर्टल पर उसका मूल्य निकालते हैं। तो वो गाइडलाइन जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती है वो गाइडलाइन मार्केट वैल्यू उसकी कहलाती है। अब यदि उस पर कोर्ट फीस आपको देना पड़ी तो लेने के देने पड़ जाएंगे सर। क्यों पड़ जाएंगे? क्योंकि एड वलोरम क्या होता है सर? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मूल्य के अनुसार आपको कोर्ट फीस देना होगी। अब यदि आपको मूल्य के अनुसार कोर्ट फीस देना हो गई, सपोज करो कि 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो चाहे प्लाट है, चाहे मकान है, चाहे कृषि भूमि है, आपने उसको शून्य करने का दावा कोर्ट में पेश किया और विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आपत्ति पेश की गई जज साहब के समक्ष की इसमें वादी के द्वारा जो है कि इसका एक तो उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है और उचित कोर्ट फीस भी अदा नहीं की गई है, इसमें एड वलोरम कोर्ट फीस इनसे ली जाए। एड वलोरम कोर्ट फीस मतलब जो उसकी मार्केट वैल्यू उसके अनुसार। अब मध्य प्रदेश में 12%, ऑल इंडिया में आपकी जहां हो आप उस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। तो 12 और 12 24 लाख क्या देना होंगे? नहीं सर, अधिकतम 1.5 लाख रुपए। लेकिन क्या 1.5 लाख रुपए भी आपको देना होंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं देना होंगे। क्यों नहीं देना होंगे? क्योंकि ये जो ऐतिहासिक जजमेंट है सौहार्द सिंह का, इसमें यही मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं कि यदि उस रजिस्ट्री में आप ना तो विक्रेता है ना क्रेता है और आपने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं, आप किसी भी रूप में उसमें शामिल नहीं है, तब आपको फिक्स्ड फीस देना होगी। कौन सी? 500, 1000, 2000, वर्ग 2, वर्ग 1 और जिला न्यायालय। आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें यही बताया गया है कि एड वलोरम कोर्ट फीस उस कंडीशन में आपको नहीं देना होगी और यदि आप खुद उस रजिस्ट्री में शामिल है, आपने रजिस्ट्री की है, तब आपको एड वलोरम कोर्ट फीस देना होगी। दूसरा है, अगर आपने दस्तखत नहीं किए, जैसे भाई या पिता ने बेच दी है, यदि ये स्थिति है, अक्सर 99% यही कंडीशन होती है कि चुपके से प्रॉपर्टी बेच दी जाती है और आपको काफी समय बाद पता लगता है और आप इस डर से बैठ जाते हैं कि इसमें मुझे कोर्ट फीस कितनी देना होगी। तो ये मेरा वीडियो सर इसलिए बनाया गया है कि आप घर बैठे जान सकें कि आपको एड वलोरम कोर्ट फीस नहीं देना होगी, आप निश्चित फीस पर भी दावा लड़ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें प्रतिपादित किए गए। उसमें बताया गया है कि सिद्धांत में कि यदि आप उस रजिस्ट्री में शामिल नहीं थे, नॉन एग्जीक्यूटर थे आप, और आप उसे चुनौती दे रहे हैं कि वह आप पर बाध्यकारी नहीं है, नॉट बाइंडिंग ऑन मी, तो आपको पूरी कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं है। बंटवारे में फायदा, यदि आप प्लेंटिफ आप आपवादी कब्जे में है और केवल यह घोषणा चाहता है कि फला रजिस्ट्री शून्य है, तो उसे केवल फिक्स्ड कोर्ट फीस देना होगी। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। एक बार फिर मैं बता दूं, वादी कब्जे में मतलब इसमें कब्जा बड़ा महत्वपूर्ण होता है सर। जो प्रतीकात्मक कब्जा, संयुक्त कब्जा, उसको कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी कहते हैं। यदि आपको कब्जा है तब भी आपको ये लाभ मिलेगा। नीलमणि 1980 सर्वोच्च न्यायालय का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसमें भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इसलिए आप जब भी प्लीडिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें, प्लीडिंग में आप ये गलती कभी ना करें कि मुझे कब्जे से बेदखल कर दिया है और उसने पूर्णता कब्जा कर लिया है और मुझे जो है कि इससे कब्जा लेकर मुझे कब्जा भी दिलाया जाए, बंटवारा कराया जाए। यदि आपने प्लीडिंग में ये बात लिख दी कि मुझे बेदखल कर दिया गया है, तब आपको एड वलोरम कोर्ट फीस देना होगी। और यदि आपने उसमें संयुक्त कब्जा दर्शाया आपकी प्लीडिंग में, तो नीलमणि के उस सिद्धांत का, लैंडमार्क जजमेंट का आपको फायदा मिलेगा। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर, नीलमणि 1980 पे ऊपर, और मेरे चैनल पर वो वीडियो भी अपलोडेड है। उस पर स्पेशल ई बुक भी मेरे द्वारा आपके लिए लिखी गई है और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है। सथप्पा चेटियार 1958 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट, और इसी प्रकार से नीलमणि 1980 जो है कि सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट, और अब्दुल हम्स शमसी 1980 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट, इन तीनों पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं क्योंकि ये सभी इसी टॉपिक से और इसी टाइटल से संबंधित हैं। सतप्पा चेटियार 1980 का जजमेंट सर क्या कहता है
कि आपको स्वतंत्र अधिकार है कि आप वाद का मूल्य जो भी आप चाहे तय कर सकते हैं। अब्दुल हमीद शमसी 1988, क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या नकेल लगाई है कि आपको इतना भी कम नहीं करना है कि हास्यास्पद हो। 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का 100 रुपए आपने कर लिया, फिर न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, फिर न्यायालय के निर्देश अनुसार आपको आगे कार्य करना होगा। नीलमणि कहता है सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट कि यदि आपका संयुक्त कब्जा है तब आपको उसमें एड वोलोरम कोर्ट फीस नहीं देना है। इसी प्रकार से ये जो मेरा वीडियो का टाइटल मैंने आपके लिए बनाया कि करोड़ों की संपत्ति मात्र 2,000 रुपए में आप कोर्ट फीस प्रस्तुत करके दावा कोर्ट में लड़ सकते हैं। तो इसमें अब मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। इसमें 3 बड़े सबक जो आपको मिलते हैं। नंबर 1 है शब्दों का चयन, ड्राफ्टिंग टिप। वाद पत्र में कभी यह ना लिखें कि रजिस्ट्री रद्द की जाए, इसके बजाय लिखें कि रजिस्ट्री को वादी के अधिकारों के संबंध में शून्य मतलब वाइड और गैर बाध्यकारी घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रद्द करना और घोषित करना दो अलग बातें हैं। दूसरा है कब्जे का महत्व। जस्टिस आर.वी. रविंद्रन ने स्पष्ट किया कि यदि आप गैर निष्पादक हैं और कब्जे में भी नहीं है और कब्जा वापस मांग रहे हैं तब आपको धारा 7 आईवीसी के तहत मूल्यांकन करना होगा। तब आपको तब आपको धारा 7 आईवी के तहत मूल्यांकन करना होगा। लेकिन यदि आप कब्जे में हैं, जो बंटवारेवाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था नीलमणि केस के अनुसार माना ही जाता है, तो आप पर भारी फीस आपकी फीस बच जाएगी। कानूनी इसमें जो महत्वपूर्ण बात बताइए तीसरी, जब प्रतिवादी कहे कि रजिस्ट्री कीमत पर फीस दो, तब आप स्वाद्र सिंह जजमेंट का पेरा संख्या 6 पढ़कर वहां पर बता सकते हैं। इसमें साफ लिखा है कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री का पक्षकार नहीं है उसे एड वोलोरम कोर्ट फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत लैंडमार्क जजमेंट में दिए गए। और स्वाद्र सिंह में जो रजिस्ट्री को चुनौती देने का सर जो सस्ता और अच्छा रास्ता वो ये है कि यदि अगर आपके पिता या भाई ने आपकी पुश्तैनी जमीन आपकी सहमति के बिना बेच दी है तो उस रजिस्ट्री को खत्म कराने के लिए आपको करोड़ों की फीस नहीं देना होगी। स्वाद्र सिंह बनाम रणधीर सिंह 2010 एससी के अनुसार आप केवल एक घोषणा, जिसको हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं, मांगिए और फिक्स्ड फीस पर केस लड़िए। इसमें इसमें जो कोर्ट ने सतप्पा चेटियार के सिद्धांतों को फिर से दोहराया है। हालांकि उस जजमेंट का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, लेकिन सिद्धांतों को उन्हीं को इसमें दोहराया गया है कि यदि वादी ने क्षेत्राधिकार के लिए एक उचित मूल्यांकन किया है तो प्रतिवादी उसे सिर्फ इसलिए चुनौती नहीं दे सकता कि बाजार मूल्य ज्यादा है। अब इसमें सुहाद्र सिंह वाले जजमेंट के जो पूरे पाठ को तो नहीं दोहराएगा, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बता दूं कि दोनों का विषय अलग अलग है। जैसे कि सतप्पा चेटियार 1958 का यह मुख्य रूप से मूल्यांकन, जिसको हम वैल्यूएशन भी कहते हैं, पर आधारित है। यह बताता है कि वादी को अपने वाद का मूल्य खुद तय करने की संप्रभु शक्ति प्राप्त है। स्वाद्र सिंह 2010 यह मुख्य रूप से प्रकृति, जिसे हम नेचर ऑफ रिलीफ कहते हैं, पर आधारित है। यह बताता है कि रजिस्ट्री रद्द करने और रजिस्ट्री को शून्य करने में कोर्ट फीस का क्या तकनीकी अंतर है। सतप्पा चेटियार नींव है और सुहाद्र सिंह उसकी दीवार है। भले ही सुहाद्र सिंह जजमेंट में सतप्पा का नाम ना हो, लेकिन जस्टिस आर.वी. रविंद्र ने धारा 7 आईवीसी की जो व्याख्या की है वह सतप्पा चेटियार द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर ही टिकी हुई है। जिसमें नंबर 1 है सतप्पा चेटियार लैंडमार्क जजमेंट ने रास्ता खोला कि वादी अपनी मर्जी से मूल्यांकन कर सकता है। कैसा मूल्यांकन? वाद का मूल्यांकन। जैसे आपकी संपत्ति है तो आप जब भी दावा पेश करते हैं तो उसमें आपको वाद मूल्यांकन करना ही होगा प्लीडिंग में, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय होगा कि आपका दावा वर्ग 2, वर्ग 1 या जिला न्यायालय किस न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसलिए यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मूल्य उसका तय करते हैं। स्वाद्र सिंह ने उस रास्ते पर एक सुरक्षा कवच लगा दिया कि यदि आप रजिस्ट्री के पक्षकार मतलब एग्जीक्यूटर नहीं है तो आपसे बाजारू मूल्य पर फिक्स्ड फीस नहीं मांगी जा सकती। आप एड वोलोरम कोर्ट फीस से बच जाएंगे। और ब्रह्मास्त्र रणनीति जो इसमें है मैंने आपके लिए लिखी है कि इसमें जो है कि ये बहस के दौरान भी काम में आ सकती है कि सतप्पा चेटियार 1958 के अनुसार मुझे अपना वाद मूल्य तय करने का अधिकार है, और स्वाद्र सिंह 2010 के अनुसार चूंकि मैं इस विवादित रजिस्ट्री का निष्पादक मतलब एग्जीक्यूटर नहीं हूं, इसलिए मुझे बाजार मूल्य पर फीस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अतः मेरा किया गया मूल्यांकन और चुकाई गई फिक्स्ड फीस दोनों कानूनन सही है। अब इसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जो आपको मैं बता दूं। 4 स्टेप में बनाया फ्लो चार्ट, जिसमें कदम नंबर 1 है क्या आप कब्जे में हैं? हाँ, तो नीलमणि 1980 लागू होगा, आपको फिक्स्ड फीस देना होगी, मतलब करोड़ों की कोर्ट फीस से आप बच जाएंगे। दूसरा कदम है क्या आपने खुद रजिस्ट्री की थी? स्वाद्र सिंह 2010 लागू होगा, नो मार्केट वैल्यू फी आपको देना होगी। तीसरा कदम होगा कि आपने मूल्यांकन क्षेत्राधिकार के लिए किया? हाँ, तो इसमें सतप्पा 1958
प्लेंटिफ इज मास्टर ऑफ वैल्यूएशन, ये लागू होगा। कदम नंबर 4, क्या मूल्यांकन हास्पद है? नहीं। शमसी 1988 लागू होगा। कोर्ट के नॉट इंटरफेयर। ये चारों लैंडमार्क जजमेंट आपको इस प्रकार से फायदा दे सकते हैं। और अंत में निष्कर्ष भी देख लेते हैं कि हम सत्थप्पा चेटियार का नाम सुहाद्र सिंह में न होने से सत्थप्पा की अहमियत कम नहीं होती। सत्थप्पा एक संवैधानिक मतलब 5 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला है, जबकि सुहाद्र सिंह 2 जजों की बेंच का। कानून में 5 जजों का फैसला हमेशा सुप्रीम रहता है। और इसी प्रकार से इन तीनों जो सथप्पा चेटियार, नीलमणि चेटियार, अब्दुल हमीद शम्स, इन सभी जजमेंटों को पूरी सरल व्याख्या भी इस ई बुक पीडीएफ के अंदर आगे मेरे द्वारा की गई है। अब मैं जजमेंट के उन महत्वपूर्ण पैराओं को भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो जजमेंट की सरल व्याख्या मैंने की है, क्योंकि जजमेंट सर काफी लंबे होते हैं, 10-10, 15-15 पेज के होते हैं, तो उसमें से मुख्य बात ही निकाल कर लाना होती है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। लेकिन फिर भी उस जजमेंट के अंदर जो मुख्य बात लिखी गई है उन्हें वर्ड टू वर्ड में मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ताकि आपको उससे समझने में और भी आसानी होगी। आइए सर, लेट्स गो। जजमेंट पर आ चुके हैं और ये जजमेंट का पूरी डिटेल मैंने ई बुक पीडीएफ में लिखी हुई है, येलो कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है। 29 मार्च 2010 को सुहाद्र सिंह, सरदुल सिंह बनाम रणधीर सिंह और अन्य आप देख रहे हैं। इसको हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। और इसी में अब हम उस चीज की ओर चलते हैं जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। मैंने हाईलाइट करके रखे हुई उस बात को मैं उसी में से बताता हूँ। ये जो मामला सिविल न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश किया गया था और जो मुद्दा उठा था उसमें ये जजमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है सर, वर्ड टू वर्ड में पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि माननीय सिविल न्यायाधीश ने न्यायालय शुल्क, नीचे की दोनों अदालत ने, जो लोअर कोर्ट है और हाई कोर्ट ने, दोनों ने ये कहा था कि आपको कोर्ट फीस देना होगी, एड वोरलम कोर्ट फीस देना होगी। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एड वोरलम कोर्ट फीस देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसमें एग्जीक्यूटर नहीं है। अब ये जो बताया गया इसमें मैं पढ़ रहा हूँ सर, आप ध्यान से सुनिएगा। माननीय सिविल न्यायाधीश ने न्याय शुल्क के प्रश्न पर अपीलकर्ता वादी की सुनवाई की और 27/2/2007 को एक आदेश पारित किया, जिसमें माना कि विक्रय विलेखों से संबंधित प्रार्थनाएं विक्रय विलेख को रद्द करने की मांग के समान है, रजिस्ट्री को शून्य करने की जो प्रार्थनाएं हैं, और इसलिए विक्रय विलेख के संबंध में विक्रय मूल्य पर मूल्यानुसार न्याय शुल्क देय है। ये लोअर कोर्ट ने सर इसमें माना। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने तर्क दिया, मतलब लोअर कोर्ट के खिलाफ वो पुनरीक्षण में गए और ये तर्क दिया कि न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 की धारा 7 कोष्टक में आई, वी और सी के अंतर्गत न्यायालय शुल्क का भुगतान कर दिया था और यह की बात किसी विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए नहीं था, इसलिए इसके द्वारा भुगतान किया गया न्याय शुल्क पर्याप्त और उचित था। ये उन्होंने पुनरीक्षण में अपना आधार रखा। अब इसमें उच्च न्यायालय ने दिनांक 19 मार्च 2007 को जो आदेश दिया के विवादित आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने कि यदि वादी द्वारा मांगी गई डिक्री प्रदान की जाती है तो यह विक्रय विलेखों को रद्द करने के समान होगा, इसलिए निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट के आदेश की पुष्टि कर दी। अब ये व्यक्ति गए सर्वोच्च न्यायालय में, तो हम सीधे वहां पर चलते हैं। इसमें शार्ट में और बता दूं मैं सर कि अपीलकर्ता द्वारा पुनरीक्षण के लिए दायर आवेदन को 11 फरवरी 2008 को खारिज कर दिया गया। दिनांक 19 मार्च 2007 के आदेश को वापस लेने के लिए दायर आवेदन को 24 अप्रैल 2008 को खारिज कर दिया गया और दिनांक 24 अप्रैल 2008 के आदेश को वापस लेने के लिए दायर एक अन्य आवेदन को 16 मई 2008 को खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति से यह अपील दायर की। अब इसमें जो मुख्य पॉइंट है सर, मैं आपको वहीं पर लेकर चलता हूं जो मैंने स्पेशली हाईलाइट किए हुए हैं। इस मामले में अधिनियम की धारा 7 आईवी, जो कोर्ट फीस एक्ट 1870 है, उसकी धारा 7 आईवी पर हम चर्चा कर रहे हैं, का दूसरा परंतुक लागू होगा और मूल्यानुसार उक्त धारा के खंड वी में निर्धारित विधि से परिकलित संपत्ति के मूल्य से कम नहीं होगा। खंड वी में यह प्रावधान है कि जा राहत, यहां पर सर आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और गौर करने वाला और सीखने वाला पॉइंट है, एक आम व्यक्ति के लिए भी और यदि आप एक एडवोकेट हैं तब आपके लिए भी। हालांकि एडवोकेट सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से नहीं जानते हैं। सीखना सिखाना उम्र भर चलता है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा सर कि जहां राहत कृषि भूमि से संबंधित है वह न्यायालय शुल्क की गणना खंड ए से डी के अंतर्गत देय राजस्व के संदर्भ में की जाएगी और जहां राहत मकानों से संबंधित है वह न्यायालय शुल्क खंड ई के अंतर्गत मकानों के बाजारी मूल्य पर होगा। इससे आप क्या समझे सर? मतलब राजस्व, जो भू राजस्व है, उससे उसका मूल्यांकन माना जाएगा कृषि भूमि में और मकानों में उसके मार्केट वैल्यू से। आप जानते हैं भू राजस्व काफी कम होता है,
4 आने, 8 आने, 1 रुपया, 2 रुपया। यदि हम उसका 20 गुना भी करते हैं तो कितना होगा सर? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। उस पे हमें फिक्स्ड डिपॉजिट फीस देना है। सबसे बड़ा राहत ये किसानों को मिला है, कृषि भूमि से जुड़े हुए लोगों को मिला है। यहाँ पर मूल्यांकन भू राजस्व का 20 गुना करके किया जाएगा। मकानों में सर थोड़ी सी परेशानी और आफत आती है कि वो मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से होती है। वहां राजस्व जितना कम नहीं माना जाएगा, वहां तो मार्केट वैल्यू जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की दर है उससे माना जाएगा। 2 करोड़ तो 2 करोड़। तो यहाँ पर ये सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण इसमें बात बताई है, जो हर व्यक्ति के, अक्सर हम यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचता था सर पहले, मुझे पता तो था ये कि यहाँ भू राजस्व का 20 गुना होगा और जो है कि उस प्रकार से कोर्ट फीस उसमें अदा की जाएगी। लेकिन ये बारीकी के साथ, बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ कि आके लिखा हुआ कहाँ है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, जो इस लैंडमार्क जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया। मैं एक बार फिर पढ़ के आपको बता देता हूँ। राहत कृषि भूमि से संबंधित है वह न्यायालय शुल्क की गणना खंड ए से डी के अंतर्गत देय राजस्व के संदर्भ में की जाएगी। कहां पर सर? धारा 7 की उपधारा IV के खंड ए और डी में बताया गया है कि भू राजस्व का 20 गुना करके उसके अनुसार निश्चित न्याय शुल्क अदा की जाएगी। और यदि मकान है तो मार्केट वैल्यू के बारे में कहा दिया गया है सर? राहत के संबंध में तो वहां न्यायालय शुल्क खंड ई के अंतर्गत मकानों के बाजार मूल्य पर ही होगा। ये महत्वपूर्ण इस लैंडमार्क जजमेंट में हमें बात सीखने को मिली है। इसी प्रकार से पैरा क्रमांक 6 में बताया है, यदि किसी विलेख का निष्पादक उसे रद्द करवाना चाहता है तो उसे विलेख रद्द करने की याचिका दायर करनी होगी। लेकिन यदि कोई गैर निष्पादक विलेख को रद्द करवाना चाहता है तो उसे यह घोषणा करवानी होगी कि विलेख अमान्य, निरर्थक या अवैध है और उस पर बाध्यकारी नहीं है। यहां पर भी सर दावे की प्लीडिंग किस प्रकार से की जाएगी, ये जजमेंट के पैरा 6 में हमें सीखने को मिल रहा है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं सर, मैं, क्योंकि ये हमारे लिए काफी उपयोगी बात है। ये हाईलाइट भी कर दिया और येलो भी कर दिया सर मैंने, और इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, क्योंकि इससे हमें दावे की प्लीडिंग में आसानी होगी। सर क्या कह रहा है इसमें सर्वोच्च न्यायालय जजमेंट 6 में कि यदि किसी विलेख का निष्पादक उसे रद्द करवाना चाहता है, मतलब आपने खुद ने बेची, आप एग्जीक्यूटर है, क्रेता विक्रेता है, आप रद्द करवाना चाहते हैं, तो उसे विलेख रद्द करने की याचिका दायर करना होगी। आपको दावे की प्लीडिंग उसको रद्द करने की करना होगी। लेकिन यदि कोई गैर निष्पादक, जैसे आपके माता पिता या किसी थर्ड पार्टी ने आपकी प्रॉपर्टी बेच दी है, आप उसमें एग्जीक्यूटर नहीं है, आप उसको रद्द कराना चाहते हैं, तब आप उसको किस प्रकार से आपको अदालत में सहायता मांगनी होगी, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 6 में बताया जा रहा है कि कोई गैर निष्पादक विलेख को रद्द करवाना चाहता है तो उसे यह घोषणा करवानी होगी कि विलेख अमान्य, निरर्थक या अवैध है और उस पर बाध्यकारी नहीं है। ये प्लीडिंग में सर खास तौर से ध्यान रख के चलना होगा, तब हम इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बताया गया कि हस्तांतरण विलेख के संबंध में रद्द करने की याचिका और घोषणा के बीच अंतर को दो भाइयों ए और बी से संबंधित निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। तो उदाहरण भी सर हम देख लेते हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण है कि ए सी के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित करता है, बाद में ए विक्रय को रद्द करना चाहता है। ए को विलेख रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करना होगा। यहां पर मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं सर इसको, क्योंकि ये चीज काम की है। दूसरी ओर यदि बी जो विलेख का निष्पादक नहीं है उसे रद्द करना चाहता है तो उसे यह घोषणा करवाने के लिए मुकदमा दायर करना होगा कि ए द्वारा निष्पादित विलेख अमान्य, शून्य और निरर्थक है और वह इससे बाध्य नहीं है। ये बड़ी ही सूक्ष्म बात है सर, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताई गई है, सीखने और समझने की है। मैं इसको पूरे को सर बोल्ड करके हाईलाइट भी कर रहा हूं। मैं, आप देख रहे हैं जजमेंट का पैरा है सर, ये मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। मूलतः दोनों पक्ष विलेख को रद्द करने या उसे गैर बाध्यकारी घोषित करने के लिए मुकदमा कर रहे होंगे दोनों, लेकिन दोनों की प्रार्थनाएं अलग अलग होंगी सर, जो इसमें स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बता दिया गया है। तो इसमें आपको भी जब ड्राफ्टिंग करना हो तो सर इस बात का पूरा ध्यान रखें। और भी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं अब आपको अंत में लेकर चलता हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें तो सर इतनी है जो मैंने आपको लगभग तो सभी बता दी हैं, लेकिन जो है कि फिर भी कुछ बातें रह ना जाए, मैं इसी में आपको आगे और बता देता हूं कि मूलतः दोनों विलेख को रद्द करने या उसे गैर बाध्यकारी घोषित करने के लिए मुकदमा कर रहे होंगे दोनों भाई और भी। जो उदाहरण अभी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में दिया गया वही मैं बता रहा हूं सर आपको, लेकिन प्रक्रिया अलग है, वो न्यायालय शुल्क भी अलग है। यदि विलेख के निष्पादक ए विलेख को रद्द करवाना चाहते हैं तो उन्हें विलेख में उल्लेखित राशि पर मूल्य आधारित न्यायालय शुल्क का भुगतान करना होगा ए को। और यदि बी के बारे में बताया है कि विलेख राशि पर मूल्य यदि बी जो विलेख के निष्पादक नहीं है, कब्जे में है और यह घोषणा करवाने के लिए मुकदमा करते हैं कि विलेख शून्य, अमान्य है और उन पर या उनके हिस्से पर बाध्यकारी नहीं है, तो उन्हें अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के
अनुच्छेद 17 की उपधारा 3 के तहत केवल 1950 रुपए का निश्चित न्याय शुल्क देना होगा। ये उस समय का इनके दावे का शुल्क है। आपको आपके केस में जो भी बनता है इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके वहां पर दे सकते हैं। और इसी में अधिनियम की धारा 7 आईवीसी के तहत मूल आधारित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के बारे में बताया गया, येलो से हाईलाइटेड है। ये मैंने आपको जानकारी दी है। और अंत में जो लास्ट पेरा है जजमेंट का, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं सर, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण पेरा है। इसमें लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों फैसलों को निरस्त कर दिया गया था। पेरा 8 में बताया, तद अनुसार हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं, जो अपील की गई थी। ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के उन आदेशों को रद्द करते हैं जिनमें दिनांक 24 अप्रैल 2001, 20 अप्रैल 2001, 6 जुलाई 2001 और 27 सितंबर 2003 की बिक्री विलेखों के तहत बिक्री मूल्य पर कोर्ट फीस के भुगतान का निर्देश दिया गया था। इसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया इन आदेशों को। ट्रायल कोर्ट को निर्देश देते हैं कि वह अधिनियम की धारा 7 आईवी की उपधारा सी और धारा 7वी के साथ पढ़कर ऊपर बताए अनुसार वाद के कथनों के संदर्भ में कोर्ट फीस की गणना करें। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लैंडमार्क जजमेंट में बताया गया है। अब इस ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैं जानकारी दे रहा हूं सर। मैंने वीडियो के टाइटल से मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। ये ई बुक पीडीएफ आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इस पे भी मैं आपको कानूनी प्रकाश डाल देता हूं। करोड़ों की संपत्ति का हक पाना हुआ आसान और सस्ता। क्या भारी भरकम कोर्ट फीस आपके न्याय के रास्ते में रोड़ा बन रही है? सुप्रीम कोर्ट के इन 4 ऐतिहासिक फैसलों के साथ लड़ें अपना केस, जो मैंने आपको इसमें बताए गए हैं। वकील साथियों और जागरूक नागरिकों के लिए एक विशेष मार्गदर्शिका है। अक्सर बंटवारे के मामले में विपक्षी पक्ष या कोर्ट की तकनीकी आपत्तियां वादी को हताश कर देती हैं, निराश हो जाता है वादी। सबसे बड़ा सवाल होता है कोर्ट फीस कितनी लगेगी, क्या बाजारी मूल्य पर लाखों लाखों रुपए देना होंगे। इस ई बुक में मैंने अपने वकालत के अनुभव और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट का निचोड़ पेश किया है, जो आपकी पूरी कानूनी रणनीति को बदल देगा। इस ई बुक में आपको क्या मिलेगा? नंबर 1, 4 महा जजमेंट की सरल व्याख्या। नंबर 1, स्वाद्र सिंह 2010, बिना भारी फीस के रजिस्ट्री को चुनौती देने का मंत्र। नंबर 2, सतप्पा चेटियार 1958, आपकी राहत का मूल्य खुद तय करने का आपका अधिकार। नंबर 3, नीलमणि 1980, संयुक्त कब्जे के आधार पर फिक्स्ड कोर्ट फीस का लाभ। नंबर 4, अब्दुल हम्द शामसी 1988, मूल्यांकन को तर्क संगत और अचूक बनाने का तरीका। ये चारों लैंडमार्क जजमेंट आपको इस ई बुक पीडीएफ में मिलेंगे। और इस ई बुक पीडीएफ में आपको रेडी टू यूज कानूनी ड्राफ्ट भी मिलेंगी, जिसमें विभाजन, पार्टीशन सूट का सटीक ड्राफ्ट, नामांतरण हेतु आवेदन और शपथ पत्रों की ड्राफ्ट, याददाश्त बंटवारा नामे की ड्राफ्ट और विशेष बोनस, कोर्ट में बहस के दौरान इस्तेमाल होने वाले साइटेशन की लिस्ट भी आपको इसमें मिलेगी। ई बुक किसके लिए है सर? ये युवा वकीलों के लिए, मुवक्किलों के लिए और लॉ स्टूडेंटों के लिए, सभी के लिए बड़ी लाभकारी है। और विशेष ऑफर मात्र 299 रुपए की ई बुक पीडीएफ है। तकरीबन 400 से ऊपर इसमें प्रश्न है और इसमें सभी महत्वपूर्ण बातें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। और ये जो ई बुक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये स्क्रॉल करके मैं नीचे ले जा रहा हूं सर। ये तकरीबन 400 से ऊपर पेज है। इसमें तो 500 के समथिंग बता रहा है, लेकिन पीडीएफ में वो तकरीबन 400 साढ़े 400 के समथिंग ही आते हैं। तो ये सर जो ई बुक पीडीएफ है, ये इसके महत्व और मूल्य को भी मैंने आपको बता दिया है। इसको खरीदने का तरीका ये होगा कि वीडियो के नीचे जो लिंक दी गई है ई बुक डाउनलोड, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको भुगतान का ऑप्शन आएगा। आपको वहां पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना होगा। ईमेल आईडी आप सही लिखें, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पर ही ये आपको रिटर्न प्राप्त होगी। अगर आपने ईमेल आईडी गलत लिख दी तो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इसी दशा में जैसे ही आप भुगतान करेंगे 299 रुपए का, तो आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड का मैसेज आएगा। डाउनलोड आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। आपका मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, जहां पे आप चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। ये एक पीडीएफ है, आप इसको किसी कोर्ट या अदालत में कहीं पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसमें बताए गए कानून, इसमें बताए गए रास्ते, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद। मेरा चैनल और मेरी ई बुक किसी भी प्रकार से किसी भी विशिष्ट केस को जीतने और हारने का दावा नहीं करती। ये सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया जाता है, ताकि आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का एक प्रयास है कि जब आप घर में बैठे सोच रहे हो, आप परेशानी में पड़े हो और मेरा वीडियो आप देखें, तो आपको एकदम से लगे कि हाँ, ये लाभ हम ले सकते हैं और आप भी उस कानून का लाभ ले सकें। इसी उद्देश्य और मकसद से मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है। अभी लगातार सर मैंने तकरीबन लैंडमार्क जजमेंटों के ऊपर 5वां और 6ठा वीडियो है, जो सभी बंटवारे से और कोर्ट फीस हम कम से कम किस प्रकार से अदा करके अपने दावे को लड़ सकते हैं, उससे ही रिलेटेड ये वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। पारिवारिक बंटवारा विलेख भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अतीत में हुआ पारिवारिक बंटवारा, जैसे कि
अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या पारिवारिक बंटवारे को हम नोटरी करा कर या सादे कागज पर लिखकर हम घर पर रख लें? तो जी हाँ सर, पारिवारिक बंटवारा यदि अतीत में हुआ है और उसको आप आज लिख रहे हैं, तो आज आप सिर्फ उसको एक मेमोरेंडम के रूप में लिख रहे हैं सर। आज आप कुछ भी उसमें कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कार्य आपका अतीत में हो चुका है। तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न लैंडमार्क जजमेंटों में सर बताया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण काले सिंह 1976 का जजमेंट है सर, उसमें बताया है पारिवारिक व्यवस्था के लिए जो मौखिक सेटलमेंट होता है, सभी बंटवारा कर लेते हैं, अपने अपने हिस्सों पर काबिज हो जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, उनमें कोई विवाद नहीं होता है। फिर बाद में उनको ऐसा लगता है कि अब हम इसको लिखित रूप दे दें, अपने अपने नाम हम करा ले, तो वो फिर जो एक याददाश्तनामा लिखते हैं, तो आप उसको सादे कागज पर भी लिख सकते हैं। आप उसको सादे कागज पर लिखने के बाद चाहे तो नोटरी वकील साहब से नोटरी भी आप करवा सकते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं है। ये लैंडमार्क जजमेंट काले 1976 में सर बताया गया है। इसके 12 साल बाद रोशन सिंह का जो फैसला आया, उसमें भी काले सिंह 1976 के सिद्धांतों को ही दोहराया गया है और उसमें भी यही बताया गया है। और काले सिंह 1976 के 44 साल के बाद रविंद्र सिंह ग्रेवाल 2020 का लैंडमार्क जजमेंट आया सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें भी काले सिंह 1976 के सिद्धांतों को ही दोहराया गया है। तो 3 लैंडमार्क जजमेंट है सर, जिसमें बताया गया है कि यदि अतीत में कोई पारिवारिक बंटवारा आपके द्वारा किया गया है और उसको बाद में आपके द्वारा लिखित रूप दिया जाता है, तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, और कोर्ट में भी और साक्ष्य में भी गहरे की मान्य की जाएगी। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 जो है कि कोलेक्ट्रल पर्पस समपार्श्विक रूप में वो साक्ष्य में ग्राह्य कोर्ट में मानी जाएगी। और लैंडमार्क जजमेंटों में भी यही बताया गया है कि इसको बिना रजिस्ट्रेशन के भी कोर्ट जो है कि वो सबूत के तौर पर वो मान्य की जाएगी। इन पे भी सर स्पेशल वीडियो में बना चुका हूं, और ये जो ई बुक पीडीएफ है इसमें वो सब कुछ आपको मिलेगा जो पिछले वीडियो में भी मैंने बनाया है। इसलिए लगभग 450-500 पृष्ठ की हो गई है। ये अभी तक की मेरी बनाई हुई ई बुकों में सबसे बड़ी ई बुक है सर, क्योंकि ये मैटर ऐसा है कि इसमें बहुत कुछ एक ही जगह कलेक्ट करना पड़ा मुझे, सर्च करके ढूंढ के आप लोगों के लिए, इसलिए इसकी संख्या बड़ी हो गई। वरना अमूमन मेरी जो ई बुक है वो 100-150 या इसी के आसपास होती है, लेकिन ये एक स्पेशल ई बुक बन चुकी है जिसमें आपको सब कुछ सिलसिलेवार मिलेगा। तकरीबन 24 इसमें अध्याय बन चुके हैं, तो इसकी लिंक सर मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और वीडियो के अंदर मैंने ई बुक के अंदर से आपको जानकारी इसलिए दी क्योंकि आप ई बुक पीडीएफ को खरीदने से पहले देख लें, सुन लें और समझ लें। उसके बाद यदि आपको ये लगता है कि आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसको खरीदें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको नहीं खरीदें। यहाँ मैं वीडियो में उस पीडीएफ के अंदर से जानकारी इसलिए देता हूं ताकि आप ये परिचित हो जाए, क्योंकि जब आप इसको परचेज करेंगे तो यही पीडीएफ आपको आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा। जब आप इसको मेरी साइट पर, वेबसाइट पर खरीदने जाएंगे तो वहां पर आपको अंदर का मैटर दिखाई नहीं देगा। जब आप 299 रुपए का भुगतान कर देंगे तब आपको पूरा मैटर दिखाई देगा। तो मैं वीडियो के अंदर पहले ही इसलिए बता देता हूं कि आप देख लें, सुन लें, समझ लें, और आपको लगता है तो आप उसको परचेस करें। इसी उद्देश्य से मैं ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही आपको जानकारी देता हूं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं सर, जाने से पहले, कि बहुत से लोग जो इंडिया से बाहर हैं, जो जैसे कि अमेरिका और अन्य देशों में जो भारत के ही निवासी हैं, वो भी मुझसे ई बुक पीडीएफ की अक्सर मांग करते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको लिंक देता हूँ ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए ही है। लेकिन अब उनके द्वारा मुझसे कहा गया है तो मैंने उसकी भी व्यवस्था कर दी है। लेकिन वहां मैं आपको बता दूं सर कि वहां पर ग्लोबल मार्केट चार्ज और जीएसटी चार्ज जब ये जुड़ते हैं, तो ये ई बुक जो आपको मात्र 299 रुपए में प्राप्त हो रही है, वहां पे तकरीबन 700 रुपए का इसका चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत से हमारे चाहने वाले जो व्यूवर्स है, उनका ये कहना है कि सर आप जो ई बुक पीडीएफ बनाते हैं इसको किताब के रूप में छपवा के भी हमारे घर भिजवाने की व्यवस्था कराए, तो वो भी मैंने व्यवस्था कर दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें प्रिंटिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज, जीएसटी चार्ज और उसके प्लेटफॉर्म के चार्ज, ग्लोबल चार्ज, ये मिला के इसकी कीमत जो मात्र 299 रुपए आपको यहाँ मिल रही है, वहां पर वो आपको 1500 रुपए की समथिंग मिलेगी। वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा उन लोगों के लिए जो इस प्रकार से चाहते हैं, तो वो सुविधा भी मैंने उपलब्ध करा दी है, और बहुत जल्द उसकी लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए, ओनली फॉर इंडिया, ये लिंक आपके लिए हमेशा मौजूद है, जहां मेरी ई बुक की कीमत 199 रुपए भी है और जो कुछ बड़ी ई बुक्स हैं उनकी कीमत 299 रुपए भी है। ये आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। लेकिन जो भारत से बाहर है वो उस अतिरिक्त जीएसटी चार्ज का भुगतान करके उसको वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई खरीद के घर मंगवा के रखना चाहता है तो उसकी भी व्यवस्था सर मैंने कर दी है। वहां पे आपको 1200 से 1500 रुपए का भुगतान करना होगा, पेज के हिसाब से वह चार्ज लगते हैं प्रिंटिंग के।
वो भी मैं सुविधा शीघ्र आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।